हाय, दिस इज़ ऋषु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 13 और आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक जो है वो है फ्रिक्शन। इससे पहले जो 12 वीडियोस हम कर चुके हैं, 12 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी हमारी, तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसिडर करें। उसमें हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। ठीक है, टॉपिक किया है, फिर उसके MCQs किए हैं, टॉपिक MCQs और वो जो MCQs हमने किए हैं वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2018 से 2024 तक के, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQs में, वो सारे क्वेश्चन हमने लिए, प्लस कुछ जो क्वेश्चन है मैंने खुद से ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, तो वीडियोस आप जरूर देखें। 12 वीडियोस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज है हमारा डे 13 जिसमें हम करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर। और इसके अलावा एक और बात बता दूँ आपको, अगर आपने एक हमारी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर सीरीज़ करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर सीरीज़ है जिसमें मैंने 2018 से 2024 के जो पेपर थे, 30 मार्क्स का जो साइंस का पेपर आता है हमारा, वो सारे पेपर हमने डिस्कस किए हैं। पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने उसमें। ठीक है, तो उसमें 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी आती है, जो साइंस का पेपर है आपका सीटेट का पार्ट पेपर 2 है, तो उसमें जो 30 मार्क्स की आपकी साइंस आती है उसमें 20 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आएगी, प्लस 10 मार्क्स की पैडागोजी होती है, साइंस की पैडागोजी। ठीक है, तो उसमें हमने पैडागोजी भी की है, थ्योरी भी की है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। 2018 से 24 जितने भी पेपर हुए हैं, बीच में कुछ पेपर हुए भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब 2020 और 21 में पेपर नहीं हुआ है, तो वो पेपर नहीं है, बाकी सारे आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियोस आप देख लें और जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो PDF है आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है एक्चुअली? दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन चैप्टर कर लेते हैं आज, नेक्स्ट चैप्टर हम फोर्स कर लेंगे। ठीक है, फोर्स जो है आपको सबको पता है, फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स है 2 टाइप्स की फोर्स है। ठीक है, कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्स, जब चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं और उसको फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब उसको कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, जब वो फोर्स लगती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तो दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है आपकी अगेन 2 टाइप्स की है, मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? 3 टाइप्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे जब हम अपना फोर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो फोकस है वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स पे, ओनली आज हम फ्रिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, एंड फ्रिक्शन इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई ये बॉक्स है। ठीक है, ये है अभी पॉइंट A पे और हमें इसको लेके जाना है पॉइंट B पे। तो आप क्या करोगे? या तो आप इसको पुश करोगे या इसको पुल करोगे। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से इस बॉक्स को पुश करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ से पुश करोगे, हम इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको पुश करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, बट यहाँ से एक और फोर्स लगेगी, यहाँ से एक और फोर्स जो है लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, इस साइड से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये तो है एक फोर्स, पुशिंग फोर्स, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट की हम पुश कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही है, एक और फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है और उस ऑब्जेक्ट को अपोज करती है, मतलब उसके मोशन को वो अपोज करती है, रोकती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड से जो फोर्स लगती है, जो उसको अपोज कर रही है, उसकी मूवमेंट को रोक रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है,
So the force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it, it is called friction. ठीक है, फ्रिक्शन के लिए दो चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए और ये है हमारा ग्राउंड. तो ग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में होंगे तभी ये फोर्स जो है एक्ट होगी. ठीक है, तभी ये फोर्स लगेगी जिसका नाम है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के लिए जो दो चीज़ें हैं उनको आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है. फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है, ये देखिए इमेज में देखिए द पर्सन ये क्या कर रहा है, यहाँ से पुशिंग फोर्स लगा रहा है और यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, सो ये है ओनली फ्रिक्शन. अब है फ्रिक्शन के कॉजेज. फ्रिक्शन के कॉजेज क्या है, क्यों फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है होती क्यों है, इसके कारण क्या है. तो इसके दो रीज़न है, दो कारण है. एक तो है कि स्मूथ की इरेगुलरिटीज़, सॉरी सरफेस की इरेगुलरिटीज़. अब इरेगुलरिटीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक पेन है. ठीक है, तो आपको पेन देखने में तो लगेगा कि ये काफ़ी स्मूथ है. ठीक है, पेन आपको लगेगा कि पेन तो काफ़ी स्मूथ है, बट टच करने में स्मूथ लगता है बट इतना स्मूथ वो होता नहीं है. ठीक है, पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्मूथ हमें लगता है बट वो स्मूथ है नहीं. मान लीजिए कोई बॉक्स है, हमें लगेगा कि ये नीचे से काफ़ी प्लेन है, स्मूथ है, बट इसका सरफेस जो है एक्चुअली में स्मूथ नहीं होगा. इसके सरफेस पे इस तरह से इरेगुलरिटीज़ होंगी. ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं उनमें कम इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बट ये इरेगुलरिटीज़ होती ज़रूर हैं. ठीक है, हर चीज़ में, हर ऑब्जेक्ट में होती है और इन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो है फ्रिक्शन होता है. देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉक्स है और ये बॉक्स जो है ये नीचे से इस तरह से इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं और ये हमारा सरफेस है और सरफेस भी हमारा प्लेन नहीं है, सरफेस में भी इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं. ठीक है, तो इन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो फ्रिक्शन है वो एक्ट होती है. देखो क्या होता है, इस बॉक्स को जब हम सरफेस पे रखेंगे तो इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये आपस में इस तरह से लॉक हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगे आपस में. ठीक है, इंटरलॉक हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें जो है इसको मूव करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा. कई बार तो क्या होता है कि इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है, इतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो जाती है इन दोनों के सरफेस के बीच में कि हमें जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बाद ही चीज़ें मूव करती हैं. ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इन्हीं की वजह से जो है फ्रिक्शन जो है एक्ट होता है किसी भी सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड की इरेगुलरिटीज़, और ये हमारा कोई बॉक्स है, ये उस बॉक्स की इरेगुलरिटीज़. तो दोनों में जब इंटरलॉकिंग होगी, दोनों कांटेक्ट में आएंगे जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है एक्ट करेगी. ठीक है, तो एक तो रीज़न हो गया सरफेस की इरेगुलरिटीज़. कुछ सरफेस है जिनमें कम मतलब कुछ सरफेस और कुछ ऑब्जेक्ट दोनों में कम इरेगुलरिटीज़ होती हैं. कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है. जिसमें ज़्यादा इरेगुलरिटी होगी वो ज़्यादा फ्रिक्शन शो करेगा, जिसमें कम इरेगुलरिटी होगी वो कम फ्रिक्शन शो करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न तो हो गया कि सरफेस की इरेगुलरिटीज़, इनका मेन कारण है किसका, फ्रिक्शन का. सेकंड है एडहेसिव फोर्स. अभी एडहेसिव फोर्सेस क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा ग्राउंड है, तो दोनों चीज़ें जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी और ये दोनों चीज़ें आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं एडहेशन, एडहेसिव फोर्स. ये जो फोर्स लग रही है इनके बीच में, इसी को हम कह रहे हैं एडहेसिव फोर्स. ठीक है, मतलब व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट दे स्टार्ट टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड बिगिन टू स्टिक टू ईच अदर. दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एडिशन. और इस यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसको कह रहे हैं एडहेसिव फोर्स. ठीक है, दोनों चीज़ें आपस में बॉन्ड बना रही है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडहेशन. और इस फोर्स को हम कहेंगे एडहेसिव फोर्सेस. तो क्या क्या कॉजेज है फ्रिक्शन के, एक तो है सरफेस की इरेगुलरिटीज़, सेकंड है एडहेसिव फोर्स, मतलब वो जो दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे, उसी को हम कहेंगे एडहेशन, और इस फोर्स को कहेंगे एडहेसिव फोर्सेस. तो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ और एडहेसिव फोर्सेस, यही क्या है, कोज है फ्रिक्शन के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. सो देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट फ्रिक्शन, और वो टू फैक्टर्स क्या क्या है. एक तो है नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस जो दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में है तो वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है. अगर स्मूथ सरफेस होगा तो जो है वहाँ कम फ्रिक्शन लगेगा, स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन लगेगा,
स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए आपने बनाना का पील फेंका, तो बनाना पील आपने देखा ना, उसमें स्लिपरी सा होता है, उसमें कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए दैट्स वाई क्या होता है, अगर हमारा गलती से उस पर पैर आ जाए तो हम स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कम होगा। और जो रफ सरफेस है, जो जितना रफ सरफेस होगा उसमें इंटरलॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उसमें उतना ही हाई फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ सरफेस है, इट डिपेंड्स, जो फैक्टर्स है फ्रिक्शन का, इट डिपेंड्स कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है। अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, दो पर्सन है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है स्मूथ सरफेस पे, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है रफ सरफेस पे। तो जो स्मूथ सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, इसको जब हम मूव करेंगे तो इसको हम ईजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगता है वो कम फ्रिक्शन लगता है, सो वी कैन ईजिली मूव दिस बॉक्स। बट जो बॉक्स बी है, वो जिस सरफेस पे हमने रखा है वो रफ सरफेस है थोड़ा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतनी ही हाई फ्रिक्शन लगेगी, जितना हाई फ्रिक्शन होगा हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉक्स को मूव करवाने के लिए, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ सरफेस अफेक्ट कर रहा है कि जो सरफेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखा है, जहाँ हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है, ठीक है। सेकंड क्या अफेक्ट करता है, सेकंड इज़ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो चीज़ें कॉन्टैक्ट में है उसका वेट कितना है, ठीक है, वो कितने फोर्स के साथ उसके साथ अटैच है, कितने फोर्स के साथ वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक बुक है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये है सरफेस है हमारा, और ये है हमारी एक बुक, ठीक है, बुक ए, ये हमारा दूसरा सरफेस, और ये है हमारी बुक बी। जो बुक ए है वो पतली है, जो बुक बी है थोड़ी मोटी है, इसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है टेबल पे एज़ कम्पेयर टू बुक ए। बुक ए जो है पतली बुक है, बी जो है थोड़ी सी मोटी बुक है, ठीक है। तो कौन सी बुक ज़्यादा फोर्स लगाएगी, बुक ए या बुक बी? ऑफ कोर्स बुक बी, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ये थोड़ी हैवी है, तो ये हैवी है इसलिए ये जो है सरफेस पे ज़्यादा वेट लगाएगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी। और जो चीज़ें जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी उन दोनों के बीच की इंटरलॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगा रही है वो, उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटरलॉकिंग होगी सरफेस के साथ, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाली इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें जो है देखो कम इंटरलॉकिंग है, ठीक है, आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं है ये, इसमें फोर्स कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बी। जो बी है ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलॉक हो चुके हैं काफ़ी, तो इसमें जो है ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी वो उतना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें उसको रोल प्ले करेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन उस पर, ठीक है। तो एक तो क्या था हमारा कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, ठीक है, स्मूथ है या रफ है, इस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। सेकंड इज़ फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, सेकंड इज़ फोर्स ऑफ कांटेक्ट, कितना फोर्स लग रहा है उस पर, कितना फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कम फोर्स लगाएगी तो कम फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें जो है जो दो चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर रही है फ्रिक्शन को, नेचर ऑफ सरफेस और सेकंड इज़ फोर्स ऑफ कांटेक्ट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है उसमें कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाउएवर अमाउंट ऑफ सरफेस, आपसे पूछा है कि जो फ्रिक्शन है अमाउंट ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है या नहीं है, तो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ सरफेस और फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस और फोर्स ऑफ कांटेक्ट 2 ही चीज़ों पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता कि जितनी बॉडी उसकी कांटेक्ट में होगी उसी पे फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शन, यहाँ भी फ्रिक्शन, सारी जगहों पे फ्रिक्शन नहीं लगता, सिर्फ वहीं उसी जगह पे फ्रिक्शन लगेगा जो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में है, वहीं फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा उसका कितना एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे 4, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता। सो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया जो है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
हमारा फ्रिक्शन हो गया, कॉजेज हो गए हमारे फ्रिक्शन के, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को वो हमारा हो गया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन है हमारे, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। एक और फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक और स्लाइडिंग के बीच में आता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अभी आगे स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे, अभी तो बताती हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। पहले समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। देखिए कोई हमारे पास बॉक्स है ये, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स को मूव करना है, हम चाहते हैं कि ये बॉक्स मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाए, ठीक है। हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इस पर, बट द बॉक्स इज़ नॉट मूविंग। ये बॉक्स इतना हैवी है कि ये बॉक्स जो है मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बॉक्स मूव नहीं कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इस टाइम जब ये मोशन में नहीं है, तो इस टाइम जो इस पे फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, ये मोशन में नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा है, हम इस पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहा है। तो जब ये मूव नहीं कर रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब जैसे ही इस बॉक्स ने हल्का सा स्टार्ट किया मूव करना, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइड करना स्टार्ट करने ही वाली है, किया नहीं है, करने ही वाली है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी को हम कह रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा तो ईजिली स्लाइड होता जाएगा और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ईजिली चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम बॉक्स को मूव फोर्स लगा रहे हैं बट बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लिमिट पे पहुंच जाएगी तो उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो फ्रिक्शन प्ले करेगी अपना रोल प्ले करेगी दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में है, हम चीज़ों को जैसे ही बॉक्स को स्लाइड करेंगे देन एक बार अगर स्लाइड करना स्टार्ट हो गया तो फिर ये ईजिली स्टार्ट होता हुआ बी पॉइंट पे ईजिली पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है थर्ड टाइप का फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसमें कम फ्रिक्शन, मतलब वो छोटा फ्रिक्शन है, आप कह सकते हो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी छोटा फ्रिक्शन है, कम फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। आपने घर में देखा होगा या फिर सिलेंडर वाले को आपने देखा होगा, वो सिलेंडर को उठा के नहीं लेके आता, रोल करता हुआ लेके आता है, क्योंकि उसके लिए ईजी रहता है रोल करके ले जाना, ठीक है। उसे ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती उसमें। सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, जब हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है और चीज़ें जो है रोल होते हुए ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाती हैं। आपने देखा होगा हमारे सूटकेस में अगर व्हील्स है नीचे, तो व्हील से उसको खींचना ज़्यादा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू कि उसको हम कैरी करके लेके जाएं, ठीक है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम फ्रिक्शन है, छोटा फ्रिक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इस तरह से आपको अरेंज करना आता है कि कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा है, बड़ा है, कौन सा फ्रिक्शन कम है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा फ्रिक्शन है, उससे छोटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन, जिसमें सबसे कम फोर्स लगती है और ये ईजी रहता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमें चीज़ों को मूव करने में, जैसे किसी चीज़ में रोल्स लगे हैं, व्हील्स लगे हैं, तो हमें उसे मूव करवाने में आसानी रहती है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको पुश करें या स्लाइड करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको क्या करना था, इसको सीरीज में लगाना था, ठीक है। तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई कुछ भी 3 ऑप्शन दे देगा आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इक्वल टू है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है बड़ा है रोलिंग फ्रिक्शन के, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये वाला जो सीरीज़ है आपको इसी में अरेंज करना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो 3 टाइप के फ्रिक्शन हमने कर लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट होगा उस टाइम एक
मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रिक्शन जो है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ तो फिर ईजिली वो मूव करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा स्लाइड करता हुआ, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब चीज़ों को हम रोल करते हुए लेके जा रहे हैं तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे बड़ा जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वो अभी मूव हुआ नहीं है, मूव करना स्टार्ट कर ही रहा है, किया नहीं है उसने, ठीक है। जैसे ही करेगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंचेगा, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद वो एक बारी स्लाइड करना शुरू हो गया तो फिर वो ईजिली स्लाइड होता हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन बिकॉज एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, इट डज नॉट एक्चुअली मूव नहीं करता, इट टेंड्स टू मूव। मतलब एकदम मूव होना स्टार्ट हो ही रहा है, जैसे ही मूव होना स्टार्ट हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगी, रोल प्ले करेगी, ठीक है। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन डन। सेकेंड ये देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा और उसके बाद जैसे ही चीज़ें जो है स्लाइड करना शुरू हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड करना शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाएगी दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, ये एक्ट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको समझ आ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो सेकेंड फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको बता दिया क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू surfaces before one surface starts to slide over the another. This means that if you are trying to push a box across the floor, the limiting friction is maximum force of static friction that the floor can resist before the box starts to move, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। Second is sliding friction. Sliding friction क्या है? The opposing force that comes into play when one object is actually slide over the surface of another object. When जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा that is called sliding friction और kinetic friction, ठीक है। When a log of wood is slide on a flat surface, जैसे ये जो log of wood है इसे स्लाइड करता हुआ ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा that is called sliding friction। इस टाइम जो फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हमारी बॉल है, आपने बॉल ग्राउंड में थ्रो की, ठीक है, तो रोल क्या है, बॉल क्या है, रोल करते हुए जा रही है और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा है दैट टाइम दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। Example includes a ball rolling on a field, car tire rolling on a road. Rolling friction is generally less than sliding friction. और सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन हमने कर लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके अलावा एक और फ्रिक्शन है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये कहाँ लगता है? एयर और वाटर में, ठीक है। जो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन किया वो कहाँ रोल प्ले कर रहा है? वो कर रहा है सॉलिड चीज़ों में। सॉलिड ही ऑब्जेक्ट है और सॉलिड ही सरफेस है, तब कौन सा फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। बट जब वाटर में या एयर में फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रही है एयर में या वाटर में, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग एंड इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में या फिर एयर में मूव कर रहा है तो उस पर भी, उस ऑब्जेक्ट पे भी फ्रिक्शन जो है लग रही है, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। मान लीजिए ये पानी है, पानी में आप स्विम कर रहे हो, तो जब आप पानी में स्विम करोगे, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो इस डायरेक्शन से एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जिसे हम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन।
So here are some examples. A boat sailing on water, a person swimming in the water. The more viscous the fluid, the greater the friction, which can seen in pouring syrup and pouring water. अच्छा, जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा थिक होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्शन लगेगी. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सॉस, ठीक है, सॉस और वाटर को आप पोर करोगे तो किसको पोर करना ज़्यादा इजी होगा, मतलब कौन जो है ईजिली पोर हो जाएगा और कौन जो है टाइम लगाएगा. तो जो सॉस है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ी सी विस्कस है, वो थोड़ा थिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर. जैसे ही आप वाटर को पोर करेंगे तो वाटर एकदम से पोर हो जाएगा, एकदम से आप डाल सकते हो पानी को. बट जो सिरप है या जो हमारा टोमेटो सूप है या फिर मान लीजिए हनी है, वो ज़्यादा थिक होती है. जिसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा है उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी. ठीक है. विस्कोसिटी का मतलब क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो. हायर विस्कोसिटी मीन्स मोर फ्रिक्शन. जैसे हनी हो गया, हनी ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा, जो जितना गाढ़ा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी. ठीक है. द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच फ्लूइड और लिक्विड कैन फ्लो ऑफन मिनिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. अच्छा, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो एयर में फ्रिक्शन लग रही है या फिर जो वाटर में फ्रिक्शन लग रही है, उस फ्रिक्शन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. तो उस फ्रिक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय स्ट्रीमलाइन शेप. आपने तभी देखा होगा जब कोई स्विमर स्विमिंग कर रहा है वाटर में, तो वो जो है ना अपनी स्ट्रीमलाइन शेप बना लेता है, आगे से हैंड लगा के उसकी इस तरह से शेप बना लेता है. इस तरह की जो शेप होती है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. तो ये क्या है, ज़्यादा रुकावट नहीं लाती. फॉर एग्जांपल इस तरह आपने देखा होगा जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, बर्ड्स की शेप भी इसी तरह की होती है. ठीक है. मान लीजिए हमारी जो एरोप्लेन है उसकी शेप भी ऐसी है, बट मान लीजिए अगर हमने एरोप्लेन की शेप ऐसी रखी तो उसको ज़्यादा फ्रिक्शन जो है, ज़्यादा फ्रिक्शन को फेस करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई जो बॉडी है उसको इस तरह से स्ट्रीमलाइन बनानी पड़ती है. जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो कम फ्रिक्शन ऑब्जर्व करती है. ठीक है. सो दैट्स वाई जो हमारे एरोप्लेन है या जो आपने देखा होगा साइकिलिंग करते हैं पर्सन, वो थोड़ी सी अपनी बॉडी बेंड कर लेते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की बना लेते हैं ताकि उस पर कम फ्रिक्शन लगे. ठीक है. सो हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप से हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. जितना ज़्यादा विस्कस होगा कोई मटेरियल, उसकी जो फ्रिक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है. आई होप फ्लूइड फ्रिक्शन इज क्लियर टू यू. फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, वाटर और एयर में लग रहा है. फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी कहते हैं. और फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, थ्रू स्ट्रीमलाइन शेप. ठीक है. ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से जो फ्रिक्शन, जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है. तो ये देखो एरोप्लेन की शेप आपने देखा इस तरह की होती है. ठीक है. फिशेस की शेप भी इस तरह से होती है और बर्ड्स की शेप इस तरह से है. ये स्ट्रीमलाइन शेप है ताकि ये फ्रिक्शन को ताकि फ्रिक्शन कम लगे इन पे. दैट्स वाई इनकी जो शेप है इस तरह की बनी होती है टू ओवरकम द फ्रिक्शन. ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं देख लेते हैं. कहाँ कहाँ जो है फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है. तो वॉकिंग में आपने देखा होगा जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड एनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग. हम ग्राउंड में नॉर्मली हम ग्राउंड में वॉक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो हमारे शूज़ हैं, शूज़ आपने देखा होगा थोड़े से इस तरह से ग्रूप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे शूज़ में, है ना. वो क्यों होते हैं, ताकि उसमें और ग्राउंड में दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो सके. आपको बताया था कि क्या कोज था फ्रिक्शन का. एक कारण था इरेगुलरिटीज़ एंड सेकेंड था एडहेशन. ठीक है. तो इरेगुलरिटीज़, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी. ठीक है. मान लीजिए आपने देखा होगा जब आप शूज़ पहन के जा रहे हो, आपने 5-6 महीने तक शूज़ कंटिन्यू एक ही शूज़ पहना. ठीक है. तो आप देखोगे इसका जो सोल है नीचे का इस तरह से प्लेन हो जाएगा. जैसे ही ये सोल नीचे का प्लेन होगा तो आप ईजिली वॉक नहीं कर पाओगे, आपका पैर बार बार स्लिप होगा. वो स्लिप क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड में और शूज़ में दोनों में ग्रिपिंग नहीं हो रही है. दैट्स वाई आपका जो पाँव है बार बार स्लिप होगा. ठीक है. तो शूज़ में इस तरह के जो ग्रूप्स बने होते हैं वो इसीलिए बने होते हैं ताकि हम ईजिली वॉक कर पाएँ. ठीक है. सो वॉकिंग में हेल्प करता है फ्रिक्शन. राइटिंग, जब हम बोर्ड में कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, हम कुछ लिख रहे हैं चौक से, तो वी कैन राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. ठीक है. या फिर हम नोटबुक पे लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से. ब्रेकिंग, फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स एंड व्हील्स एसेंशियल फॉर स्टॉप व्हीकल्स. हम व्हीकल्स को रोकना हो, साइकिल को रोकना है, गाड़ी को रोकना हो, तो हम एकदम से ब्रेक लगा देते हैं. ब्रेक क्या करती है, फ्रिक्शनल ब्रेक एकदम से क्या करेगी, फ्रिक्शन लगाएगी. वो फ्रिक्शन लगाएगी जिसकी वजह फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा. ठीक है.
ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना, पकड़ना, होल्ड करना, इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन हेल्प कर रही है। हीट जनरेशन आपने देखा होगा, अगर आप विंटर्स में अपने हाथ रब करते हो तो क्या होता है? आपके हैंड गर्म हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन जनरेट हीट एज सीन व्हेन रबिंग आवर हैंड्स टुगेदर, व्हेन जब मैचस्टिक को रब करते हैं, लिट करते हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से ही जो माचिस है वो जल रही है। ठीक है, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के? फिक्सिंग ऑब्जेक्ट, जब नेल और स्क्रू को हम दीवार पे लगा रहे हैं तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारी लाइफ में। डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बर्निंग एस्टेरॉइड्स, जब कोई एस्टेरॉइड्स और एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है ना एकदम फुल स्पीड में, जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। और बर्न करते करते जलते जलते वो नीचे गिर जाता है। कुछ पार्ट उसका जल जाता है, कुछ जो है बिना जला रह जाता है। तो जो बर्निंग उसमें हो रही है, जो एस्टेरॉइड बर्न हो रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन विद अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न्स अप द एस्टेरॉइड बिफोर दे रीच द सर्फेस, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इम्पैक्ट्स। ठीक है, रास्ते में ही जल जाता है, थोड़ा बहुत पार्ट जो है बिना जले रह जाता है, वो नीचे धरती पे गिर जाता है, बट मैक्सिमम पार्ट उसका जल जाता है। क्यों जल जाता है? बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के। फर्स्ट इज वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मीन्स डैमेज होना, किसी चीज़ का टूट फूट होना। ठीक है, तो फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर ऑन मूविंग पार्ट्स, रिड्यूसिंग देयर लाइफ स्पैन, रिक्वायरिंग मोर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने शूज़ का एग्जांपल दिया आपको, तो शूज़ जो है जितना ज़्यादा आप पहनोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा पहन रहे हो, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही क्या हो रही है? आपका जो शूज़ का सोल है वो ख़राब होता जा रहा है। उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा पहनना पड़ेगा। सेम ऐसा ही मशीन पार्ट्स में भी होता है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स यूज़ होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन जब ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है तो वो जो मशीन के पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमें फिर वो उन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड इज एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या है? मोशन को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल के आपने ब्रेक लगाई, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन की वजह से वो साइकिल जो है चलते चलते रुक जाएगी। ठीक है, वो रुक तो गई, ठीक है, एडवांटेज भी है कि रुक गई, बट उसके अलावा क्या होगा? जो ब्रेक्स हैं वो क्या होगी? ख़राब हो जाएंगी। फ्रिक्शन की वजह से वो जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक पैड जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें एनर्जी लूज़ भी हो रही है। कैसे? जो जैसे ही साइकिल को आप ब्रेक्स लगाओगे, ब्रेक्स रुकेंगी तो मैकेनिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएंगी। जो ब्रेक्स हैं एकदम से गर्म हो जाएगी, विच इज़ ऑफन वेस्टेड। ठीक है, तो ये ऐसे करते करते कुछ टाइम तक जो ब्रेक के पैड हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं हमारे, जिसकी वजह से उसे हम फिर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हीट जनरेशन जैसे ही मशीन पार्ट्स हमारे, मान लीजिए इंडस्ट्री में मशीन्स कोई चल रही हैं, तो वो जितना ज़्यादा चलेंगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो जो चीज़ें हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। हीट जनरेशन भी हो रही है। स्लोइंग डाउन मोशन। हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को स्लो डाउन कर देता है। फ्रिक्शन स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डिसएडवांटेज इन सिचुएशन वेयर स्पीड और एफिशिएंसी इज डिजायर्ड। ठीक है, कुछ पर्पस में, कुछ एस्पेक्ट में देखा जाए स्लो डाउन मोशन अच्छा भी है, एडवांटेज भी है और उसकी डिसएडवांटेज भी है। जैसे मैंने ब्रेक वाला एग्जांपल दिया, जितनी ज़्यादा, ठीक है, हमें रोकना है, साइकिल को स्लो डाउन करना है, पर उसके साथ साथ उसकी ब्रेक्स पे भी इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, वो भी ख़राब हो ही रही है। ठीक है, सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। उसके अलावा हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? सो बाय लुब्रिकेशन में क्या करेंगे? ऑयलिंग करके। आपने देखा होगा हमारे घर में जब हमारे डोर कई बार क्या होता है, आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस करते हैं ताकि वो आवाज़ ना करे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस करते हैं। ठीक है, टू मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज़ एंड अलाउ फॉर स्मूदर मूवमेंट, ताकि मूवमेंट जो है स्मूथ हो सके। स्मूथिंग सरफेस, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पे हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि
हम ईजिली जो है उस पर खेल सकें, ठीक है। तो मेकिंग सरफेस एज स्मूथ एज पॉसिबल रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। थर्ड इज़ यूजिंग व्हील्स और बॉल बेयरिंग्स। अब आपने देखा सूटकेस में व्हील्स हैं तो हम ईजिली उसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो व्हील्स लगा के भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग्स जो है इस तरह से कोई मशीन पार्ट है उसमें इस तरह से छोटे छोटे बोल्स लगे हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह से मूवमेंट हो रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है कम फ्रिक्शन लगेगी रोलिंग फ्रिक्शन में एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग। तो इस तरह के बॉल बेयरिंग छोटे छोटे बोल्स जो है इस तरह से हम लगा देते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन हो एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फोर्थ है स्ट्रीम लाइनिंग शेप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फ्लूइड फ्रिक्शन है तो उसमें स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी तो उसमें हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। शेप ऑब्जेक्ट टू अलाउ एयर और वाटर टू फ्लो अराउंड देम ईजिली रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। तो ये कुछ पार्ट्स है, पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा क्या किया हमने, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन भी किया, एंड फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड उसके बाद फिर हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमने फ्रिक्शन किया, हमारा टॉपिक था फ्रिक्शन, जिसमें हमने क्या किया, फ्रिक्शन के कॉजेज़ क्या है, इसके अफेक्ट क्या है, तो क्या कौन कौन चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं फ्रिक्शन को। नेचर ऑफ सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है, कम फ्रिक्शन लगेगी। सरफेस रफ होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कितनी फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट की, इट ऑल्सो डिपेंड कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी, जिसका वेट कम होगा उसमें कम फ्रिक्शन लगेगी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा है, बट जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोल प्ले करेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन, जब चीज़ों को रोल करते हुए हम लेके जा रहे हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है बड़ा फ्रिक्शन है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन, तो जो वाटर में और एयर में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा थिक होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा जो है फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। एंड इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, थ्रू स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी के थ्रू हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडवांटेज किए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन हमें वॉक करने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है, गाड़ी ब्रेक्स लगा रहे हैं हम, कोई गाड़ी स्टॉप हो रही है उसमें हेल्प कर रहा है। उसके अलावा जो मेटियोराइट्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं वो, तो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे अर्थ सरफेस पे, जितना एस्टेरॉयड अगर ऐसे ही गिर जाएगा तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि वो जल के गिर रहा है, ठीक है। जल के वो ख़त्म हो जाएगा, आते आते थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये कुछ एडवांटेजेस थे फ्रिक्शन के। उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वेयर एंड टेयर हो जा रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, लुब्रिकेशन से, थ्रू ऑयल, बॉल बेयरिंग से, थ्रू व्हील्स और थ्रू स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस टॉपिक में डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो वीडियो है, उसमें आपको इसके PYQs मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अराउंड 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे PYQs में वो तो हम करेंगे ही, 9 to 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं ईजिली, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन हम खुद से ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन चैप्टर। नेक्स्ट हम कर लेंगे फोर्स, और फिर फोर्स के बाद हम कर लेंगे प्रेशर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी आज की। कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे बता देना। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।